डी फार्म फर्स्ट ईयर 7th चैप्टर है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का अगर डेफिनेशन देखें तो कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम अ रिजर्वर टू अ ससेप्टिबल होस्ट। मतलब जैसे कोई भी डिजीज हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि कोई ऐसा डिजीज जो कि ट्रांसमिट हो सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर किसी ससेप्टिबल होस्ट को ट्रांसफर हो सके किसी रिजर्वायर से। जैसे कोई भी आर्थ्रोपॉड, कोई भी वेक्टर हुआ, वो अगर कैरी कर रहा है किसी इन्फेक्शन को तो वो किसी होस्ट को दे दे। अगर हमको कोई डिजीज नहीं है और कोई वेक्टर हमारे कांटेक्ट में आ गया और उसको कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट हो सकता है सिर्फ टच करने से या फिर ड्रॉपलेट से या फिर किसी भी चीज से, सरफेस से, तो वो हमें हो जाएगा अगर वो हमारे कांटेक्ट में आता है तो। इसका कंट्रोल देखा जाए तो कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, पहला है इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई, खुद जितनी भी सफाई से रह लें। दूसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल हाइजीन, आसपास के जगहों को जितने अच्छे से सफाई कर लें, जैसा साफ कर लें, वो हम ही लोगों के लिए अच्छा है। तीसरा अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, कोई भी पर्सन हुआ, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस में कोविड-19 में देखा गया होगा कि आसपास के लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। तो वही चीज है, किसी को अपनी इम्यून सिस्टम या फिर हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, तो उसको अवेयर करें, उसको बताएं, उसको समझाएं। चौथा अवेयरनेस अबाउट डिजीज, किसी भी डिजीज के बारे में, अगर डिजीज इन्फेक्शियस है तो भी, नहीं है तो भी, कोई भी डिजीज हुआ उसके लिए अवेयर करना लोगों को बहुत जरूरी है। जैसे अभी कोविड के वैक्सीन के लिए सबको अवेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं डिपेंडिंग अपॉन सोर्सेस। पहला है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, उसमें एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, न्यूमोनिया। और सिलेबस में दिया हुआ है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस। सिलेबस में ये सारे हैं, इनको पढ़ना है। दूसरा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं हेपेटाइटिस, कॉलेरा, अमीबियासिस, टाइफाइड फीवर। सिलेबस में है पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, हुकवर्म इन्फेक्शन। तीसरा आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज। अब बात करते हैं आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज की। आर्थ्रोपॉड मीन्स होता है वेक्टर्स जो कि किसी भी इन्फेक्शन को कैरी करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेग, टुलेरेमिया, इंसेफ्लाइटिस। सिलेबस में है प्लेग, मलेरिया, फाइलेरिया। चौथा है सरफेस इन्फेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं लेप्रोसी, रिंगवॉर्म, फंगल मेनिंजाइटिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। पांचवा और लास्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका एग्जाम्पल है एड्स, गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडिया। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन मोड्स हैं, डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में है फिजिकल कांटेक्ट, अगर फिजिकली किसी से कांटेक्ट करे, किसी के टच में आए तब होगा। और इनडायरेक्ट में है व्हीकल या वेक्टर। इनडायरेक्ट में वेक्टर या व्हीकल कोई ना कोई चाहिए होता है जो कि इन्फेक्शन को कैरी करे। उसके बाद है अगर इनडायरेक्ट को देखा जाए इनएनिमेटेड और एनिमेटेड। इनएनिमेटेड में फोमाइट्स हैं, जैसे कि स्विचेस, क्लॉथ, टॉवेल है, पिलो है, ये सारी चीजें। एनिमेटेड में बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न, जैसे फ्लाइज, एनिमेटेड में फ्लाइज, सैंड फ्लाई, मॉस्किटो, बर्ड्स, ये सब है। एनिमेटेड में अगर देखा जाए मैकेनिकल में फ्लाइज, फ्लीज हैं। बायोलॉजिकल को क्लासिफाई किया गया 3 टर्म में, प्रोपागेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल, साइक्लो प्रोपागेटिव। प्रोपागेटिव में वायरसेस हैं। साइक्लो डेवलपमेंटल में फाइलेरियल वर्म, जैसे रिंग वर्म, राउंड वर्म, निमेटोड्स आते हैं इसमें। साइक्लो प्रोपागेटिव में मलेरिया के लिए मॉस्किटोस थे। अब आते हैं पहले पे, जो कि है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन refers to any of a number of infectious disease involving the respiratory tract। ऐसे इन्फेक्शंस को स्टडी करना है इसमें, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में ऐसे
इन्फेक्शंस आते हैं, ऐसे डिजीज आते हैं जो कि मेनली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डैमेज कर रहे हैं या फिर जो भी कर लें। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दे आर, पहला है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें फेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, कॉमन कोल्ड है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया। इसके एग्जाम्पल्स, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, वोपिंग कफ। ये एग्जाम्पल्स है और इन्हें ही हमें स्टडी करना है। बात करते हैं, पहला है ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज इन वर्ल्ड। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है और बहुत फैलता है वर्ल्ड वाइड। ये कहीं भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये तो होता है पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकता है, लेकिन मेनली ये लंग्स में होता है। जैसे लिखा है, ट्यूबरकुलोसिस इज अ पोटेंशियली फैटल कंटाजियस disease that can affect almost any part of the body but is mainly an infection of the lungs। अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो ट्यूबरकल, राउंड नोड्यूल या स्वेलिंग। ओसिस मीन्स कंडीशन, स्वेलिंग कंडीशन। कॉजिटिव एजेंट ट्यूबरकुलोसिस का जो कि ट्रांसमिट करता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जीनस है माइकोबैक्टीरियम, स्पीसीज है ट्यूबरकुलोसिस। And the causative agent which is transmit the infection to the animal is Mycobacterium bovis, जो कि एनिमल्स में ट्रांसमिट करता है। ये तो ह्यूमन के लिए था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एनिमल्स के लिए माइकोबैक्टीरियम बोवीज। अदर कॉजिटिव एजेंट्स हैं इसके, एक नहीं है, इनके कॉजिटिव एजेंट्स 6 हैं टोटल। पहला है माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, दूसरा माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, इसे कैसे ये फैलता है, क्यों फैलता है, इसको कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको कॉज करते हैं। पहला है ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो इन्फेक्शन के चांसेस, किसी भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस मेन है। दूसरा है मल न्यूट्रिशन या फिर डी न्यूट्रिशन, खाने में कोई कमी हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, कुपोषण होता है बच्चों को, किसी को भी होता है, कुपोषण होता है, न्यूट्रिशन की कमी रहती है तभी होता है। पॉवर्टी, अगर कोई गरीब है, कचड़े में रह रहा है, गंदगी में रह रहा है तो भी ये भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। अल्कोहलिज्म, अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तब। ड्रग एडिक्शन, नशा कर रहा है, नशे का आदी है तब होगा। HIV इन्फेक्शन, अगर किसी को HIV है, अगर HIV है तो इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा वीक रहेगा तो कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एड्स में यही होता है, HIV एड्स में इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होता है। बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के। Tuberculosis is mainly spread by droplet infection produced by sputum of positive patient। दूसरा है कफिंग, इसमें इसका प्रोसीजर है ड्यू टू एसियोलॉजिकल फैक्टर, एक्सपोजर टू द सोर्स, नो इन्फेक्शन 50% लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, 50% लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद है बैक्टीरिया रीचेज लंग्स एंड एंटर्स मैक्रोफेजेस, 20 to 25% लोगों में बैक्टीरिया लंग्स तक चली जाती है और मैक्रोफेज में एंटर करती है। आफ्टर सेल इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, ग्रेन्युलोमा इज फॉर्म्ड फ्रॉम द alveolar मैक्रोफेज टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि आगे के किसी भी इन्फेक्शन से बचाए बॉडी को। इसके 3 होते हैं, जैसे बैक्टीरिया सीसेस टू ग्रो, लेसन्स कैल्सिफाइज 95% लोगों में होता है। लेसन्स लिक्विफाइज, बैक्टीरिया कफ्ड अप इन द स्प्यूटम, या तो बैक्टीरिया निकल जाएगा या बैक्टीरिया बॉडी में ही रहेगा, लिक्विड के रूप में रहेगा, या फिर कैल्सिफाइज हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया केसेस टू ग्रो, लेसन्स कैल्सिफाइज 95%।
इम्यून सप्रेसेस एंड रिएक्टिवेशन। लेसन लिक्विफाइज में है, स्प्रेड टू ब्लड ऑर्गन्स एंड डेथ। साइन एंड सिम्टम्स है, इसके साइन एंड सिम्टम्स में होता है टायर्डनेस, बहुत थकान रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ वेट, वेट कम होगा, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, शाम के टाइम में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, कफिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक खांसी आएगी। इसकी डायग्नोसिस करते हैं स्प्यूटम एग्जामिनेशन, पहला है चेस्ट एक्सरे करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। 3 डायग्नोसिस करते हैं 3 तरीके से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पहला उसमें देखना है पर्सनल रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज यूज्ड बाय, पहला है ऑल पर्सन्स एंटरिंग अ रूम विद एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, सबको मास्क लगाना जरूरी है जिससे कि हवा से कोई भी इन्फेक्शन अगर होना चाहे तो ना हो पाए। दूसरा पर्सन्स प्रेजेंट ड्यूरिंग कफ इंड्यूसिंग और एरोजॉल generating procedures on patients suspected or confirmed of having TB, अगर किसी पेशेंट को कंफर्म है कि उसको टीबी है या फिर सस्पेक्ट है कि हाँ इसको टीबी हो सकता है, बार बार खांस रहा है, बार बार छींक रहा है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। पर्सन इन अदर सेटिंग्स where engineering controls are not likely to protect them from inhaling infectious airborne droplet nuclei, ऐसा कोशिश करना चाहिए कि अगर कहीं पे इंजीनियरिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे धूल के कण जरूर रहते हैं हवा में, तो थोड़ा देख के रहना होता है। सांस लेने में दिक्कत है तो मास्क लगा लें और वहाँ से हट जाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रिवेंटिंग टीबी ट्रांसमिशन आर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेशेंट्स हु मे हैव इन्फेक्शियस टीबी, अगर किसी को टीबी होने के चांसेस है, जैसे सस्पेक्ट है कि हाँ इसको हो सकता है, अगर कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है तो तुरंत उसका टेस्ट कराएं, डायग्नोसिस कराएं, तुरंत कराएं। प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन ऑफ टीबी आइसोलेशन प्रिकॉशन, तुरंत टीबी के लिए प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दें, पेशेंट को आइसोलेशन के लिए रखते हैं। प्रॉम्प्ट इनिशिएशन ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला देखा जाए रेजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन टू द डिजीज बाय गुड सोशल कंडीशन, बीसीजी वैक्सीन है, बेसिल कालमेट ग्यूरिन। बी रिडक्शन ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन बाय, पहला है डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केस, जिसमें डिटेक्शन करते हैं स्प्यूटम एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन, मॉन्टॉक्स टेस्ट। दूसरा है कीमो प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन बाय सुटेबल एंटी टीबी एजेंट। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन इन मिल्क बाय पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। डी चौथा है कीमोथेरेपी, फर्स्ट लाइन एजेंट्स आइसोनियाजाइड, सेकंड लाइन एजेंट्स एथियोनामाइड, यही 2 ड्रग्स हैं जो कि यूज करते कीमोथेरेपी में। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बाद दूसरा है चिकन पॉक्स। अब बात करते हैं चिकन पॉक्स की, जो कि दूसरा डिजीज है, दूसरा इन्फेक्शन है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे अ हाईली कंटाजिनस वायरल इन्फेक्शन विच causes an itchy blister-like rash on the skin called as chicken pox। चिकन पॉक्स बहुत ही कम कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन है तो कम्युनिकेबल डिजीज में ही, बहुत कम कम्युनिकेट होता है, संक्रमण की गति इसमें कम होती है। ये हर्पीज वायरस की वजह से होता है जो कि वेरिसेला जोस्टर है। चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर, इसको वेरिसेला नाम से भी जानते हैं, जैसे चिकन पॉक्स ऑल्सो नोन एज वेरिसेला। वेरिसेला हैज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 to 21 days। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 21 days, 10 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इन्हीं डेज में ये एक्सपोज होता है, जिसमें सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। इसके बाद है द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इन अ सिमिलर वे टू कोल्ड्स एंड फ्लू।
सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं इसमें बहुत कम शो करता है, जो कि सिम्टम्स स्टार्ट तो होते हैं लेकिन बहुत कम। नॉर्मल कोल्ड रहेगा, फ्लू रहेगा, छींक आएगी हल्का फुल्का, और नॉर्मल कोल्ड रहेगा, फीवर रहेगा, चेहरा रेड हो जाता है, इसमें चेहरा रेड हो जाएगा, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं ये, चेहरा रेड होना, और रैसेस आ जाएंगे पूरी बॉडी पे, थकान बहुत लगती है। इसके डायग्नोसिस, अ डायग्नोसिस कैन नॉर्मली बी रीच्ड बाय ऑब्जर्विंग द साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स देख के इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। चिकन पॉक्स अकर मेनली इन चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। चिकन पॉक्स मेनली छोटे बच्चों को होता है, जो कि 10 साल से कम के होते हैं। बड़े लोगों को भी होता है लेकिन कम होता है, एडल्ट्स को भी होता है लेकिन कम होता है, चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है ए डायरेक्ट में पर्सन टू पर्सन थ्रू द ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न स्प्रेड, द वायरस कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये डायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है, और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में है पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न स्प्रेड, या तो एक आदमी से दूसरे आदमी में ये ट्रांसमिट होगा, या तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा ड्रॉपलेट या एयर, या तो सांस लें या फिर सरफेस पे कहीं पे ड्रॉपलेट है उसको हम टच करें तब होगा डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट है थ्रू द आर्टिकल फ्रेशली स्वाइल्ड बाय द डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पेशेंट। अगर कोई पेशेंट तुरंत गया है, फेसेस निकले हैं उससे, एक्सक्रीट किया है, तो एक्सक्रीशन के बाद जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा उसको होने के चांसेस रहते हैं, ये इनडायरेक्ट है। क्लोथिंग, पेशेंट का पहना हुआ कपड़ा पहन ले कोई, तब भी ये होता है, इनडायरेक्ट मेथड है ट्रांसमिशन का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये 4 टेक है, जिसमें इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई निकले, एयरबॉर्न अगर एयर में आ गया है तो ससेप्टिबल इंडिविजुअल तक जाएगा वो, या फिर सिर्फ ड्रॉपलेट है सरफेस पे कहीं, तब भी वो ससेप्टिबल होस्ट तक जाएगा। बाय हैंड, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हाथ से भी जाए तो भी ससेप्टिबल इंडिविजुअल तक जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड एंड सरफेस, अगर सरफेस पे कहीं ड्रॉपलेट है और हाथ से हम उसको टच किए तब भी वो जाएगा, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। साइन एंड सिम्टम्स, जैसा कि पहले डिस्कस किए, इसमें फीवर होता है, फीवर अप टू 102 डिग्री सेल्सियस, मैलेज डिस्कम्फर्ट होगा, बेचैनी रहेगी, घबराहट होगी, चिल्स थोड़ी ठंड लगेगी, सर में दर्द होगा, बैक एक, पीठ में भी दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, और चेहरा रेड हो जाएगा, थोड़ा फुला फुला लगेगा और चेहरा पूरा रेड हो जाएगा। ट्रीटमेंट में है इसका बेड रेस्ट अंटिल फीवर हैज सबसाइडेड, बेड रेस्ट करना होता है जब तक कि फीवर चला ना जाए। एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं, पैरासीटामॉल, फीवर के लिए, पेन के लिए पैरासीटामॉल, एनाल्जेसिक, ड्राई कफ सप्रेसेंट, नोस्कापेन, अगर ड्राई कफ आ रहा है तो ड्राई कफ के लिए सप्रेसेंट देंगे। एंटीवायरल में भी यूज्ड, एंटीवायरल भी यूज किया जा सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बॉडी पे रैसेस आते हैं, पूरी बॉडी पे, चेहरे पे भी आता है, कलर्ड स्पॉट भी आता है बॉडी पे, स्मॉल छोटे छोटे रहते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अब देख लेते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में पहला है बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्पेसिफिक वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोब्युलिन, इसका एक इंजेक्शन आता है, या तो वो लगवा लें। यूज ऑफ लोकल एंटीसेप्टिक्स लाइक क्लोरहेक्सिडिन, एंटीसेप्टिक्स यूज कर सकते हैं। बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस गिव एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फॉर 5 to 7 डेज, पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं, एक अकेले कमरे में रखते हैं, साफ रहे कमरा, वहाँ पे रख दे, उसको आइसोलेट कर दें 5 से 7 दिन के लिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑल आर्टिकल यूज्ड बाय पेशेंट आफ्टर क्योर, उन सारी चीज़ों को सैनिटाइज करें, इम्यूनाइज करें जिसको वो पेशेंट यूज़ किया हो। ये है चिकन पॉक्स। तो आज ट्यूबरकुलोसिस और चिकन पॉक्स ये दोनों हो गया इस वीडियो में।